हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पल पल स्थिति बदलती जा रही है ईरान के अंदर। खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेटे को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया है और जिस गद्दी पर खामनेई थे अब उस गद्दी पर उनके बेटे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि खामनेई जिसे अमेरिका ख़त्म कर चुका है, अब क्या उसका अगला टारगेट खामनेई के बेटे मुश्तबा तो नहीं रहने वाले हैं? यही समझने के लिए हम लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सर के घर पहुंचे हुए हैं इस वक्त। डिटेल में उन्होंने हमें समझाया कि क्या स्थिति ईरान की फिलहाल है और मुश्तबा छुपने के लिए कहाँ जा सकते हैं। आज पार्ट 1 आप लोगों के सामने इस पॉडकास्ट का है और बहुत जल्दी, जैसा मैंने कहा कि स्थिति पल पल बदल रही है, पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। लेकिन आगे बढ़ूँ उसके पहले एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आपको दिखाते हैं पार्ट 1। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। खामनेई की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है और हुआ वही जो अमेरिका नहीं चाहता था। क्लियरली अमेरिका ने यह कहा था कि सत्ता परिवर्तन ईरान में जब भी होगा हमें शामिल रखना पड़ेगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की नाक के नीचे खामनेई के बेटे मुश्तबा को उनका उत्तराधिकारी बना दिया है। बड़ा सवाल, क्या मुश्तबा अब अगला टारगेट अमेरिका का है? ये समझाया है हमें लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह ने। उनके घर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। दुष्यंत सर ने हमें क्लियरली बताया कि मुश्तबा अब भाग सकते हैं ईरान छोड़कर, और अगर उन्हें छुपना पड़ा तो कैसे रशिया और चाइना उनका साथ देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लियरली बताया कि जिंदा खामनेई से ज़्यादा खतरनाक कैसे मुर्दा खामनेई अब बनने वाला है। अमेरिका को हुआ नुकसान और अमेरिका की गलतियां, इन सब के ऊपर पॉडकास्ट में हमने चर्चा की है। लेकिन आपका देश भारत किस जगह शक्ति के तौर पर आज खड़ा है वो भी पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। हर उस शख्स तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर पहुंचाइएगा जो मोदी सरकार और हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ इस वक्त बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सर ने क्लियरली समझाया है कि कैसे भारत इस वक्त जो नीतियां अपना रहा है वो हमारे हित में ही है, और सरकार कोई भी होती वही करती जो इस वक्त मोदी सरकार कर रही है। आगे मैं बढ़ूँ, एसकेटी पॉडकास्ट आपको पसंद अगर आ रहा है तो आप फटाफट से इस चैनल को टेक ऑफ विद एसकेटी को सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए। कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ और देती हूँ मैं बोर्डिंग पास लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सर को। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू आपको मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि अब तो शुरू से हम रिजीम चेंज सुन रहे थे, लेकिन अब खामनेई के बाद डिक्लेयर कर दिया गया है कि उनके बेटे ही फ़िलहाल सत्ता संभालने वाले हैं। ट्रंप ने शुरू से ही कहा था कि पहला जब सत्ता परिवर्तन होगा तो हम ये चाहते हैं कि हमारी रजामंदी शामिल हो, तो पहला तो वो शामिल नहीं हुआ। और दूसरा, खामनेई के बेटे मुश्तबा अब जब वो कुर्सी पे बैठे हैं तो क्या ये अंदेशा है कि ट्रंप का अगला निशाना खामनेई के बेटे मुश्तबा होंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक और दोहरी राय नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियर किया है कि वो इनको टारगेट करेंगे। जहाँ तक मुझे पता चला है कि कोशिश ये की जा रही है कि मुश्तबा खमैनी को कहीं छुपा दिया जाए या वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि वो बाहर से इस पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे। और मुझे लगता है इसके लिए जो सबसे सेफ़ सेंचुरी है वो तो या चाइना हो सकती है या फिर रशिया हो सकती है, क्योंकि एक लंबे व्यू से अगर आप इस पूरी लड़ाई को देखेंगे तो अल्टीमेटली ईरान का नुकसान होगा इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि ईरान के पास वो क्षमता नहीं है। अब देखिए, अमेरिका जो है नंबर 1 पावर है, इज़राइल भी ऊपर फर्स्ट 10 में आता है, और जो ईरान है वो 16वें नंबर पर है, पाकिस्तान से भी पीछे है, और उसके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी पुराने हैं, एक्सेप्ट मिज़ाइल्स को छोड़ के और ड्रोन्स को छोड़ के। मिज़ाइल्स और ड्रोन्स में उसकी महारत है, जिसकी वजह से वो अभी तक टिका हुआ है। तकरीबन मेरे हिसाब से 75% उसका नुकसान हो चुका है।
लीडरशिप तो उसकी पूरी चली गई है। तो इसलिए वो अब बचाना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल लीडरशिप को, क्योंकि अगर मोटिवेशन करना है अपने आदमियों का या अपने नागरिकों का, तो उनका स्पिरिचुअल लीडर का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुझे लगता है ये एक शायद आप लोगों को नई बात लगे, लेकिन ये मेरा अनुमान है और अंदेशा है कि इस तरह का कुछ होगा, कुछ दिनों में ही होगा। देखते हैं किस तरफ हवा मुड़ती है, किस देश में वो जाते हैं। मेरा अनुमान है रशिया नज़दीक है सबसे, हो सकता है रशिया में जाए। लेकिन अगर खामनेई के बेटे मुश्तबा रशिया जाते हैं या चाइना जाते हैं, तो फिर तो सीधे सीधे वॉर अमेरिका चाइना, अमेरिका रशिया के बीच में दिखाई देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सीरिया में जब लड़ाई हुई थी तो बशीर अल असद कहाँ गए? वो रशिया गए। लड़ाई ख़त्म हुई और उसके बाद जो उनका फेवरेट जो क्या बोलते हैं बंदा था HKS का, वो उसने कमान संभाली। ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर ऐसा लगने लगे ईरान की जो लीडरशिप है, IRGC है, कि अब ख़तरा काफ़ी बढ़ गया है और वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये उस समय डिसीजन ली जाएगी कि इनको कहाँ और कैसे निकालना है। आई थिंक खमेनी जो आयतुल्ला खमेनी जो तो पहले वाले थे, वो थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने एक मिसाल के तौर पे मोटिवेशन के लिए अपने आप को ईरान में ही रखा। नहीं तो ये बात चल रही थी कि उनको भी वहाँ से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने बोला था मैं तभी जाऊँगा अगर 90 मिलियन जो ईरानियंस हैं वो यहाँ से निकल जाए, उनको सेव कर देंगे तो मैं जाऊँगा। तो एक तरह से उन्हें एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और उस प्रिंसिपल स्टैंड की वजह से उनको नुकसान हुआ, क्योंकि वो नंबर 1 टारगेट थे, बाकी सब तो सेकेंडरी टारगेट थे। और क्योंकि ये मीटिंग में हुआ तो कई सारे लोग एक साथ चले गए ऊपर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ईरान को। लेकिन ईरान को आपको मानना पड़ेगा, उसकी दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से इतना कमज़ोर होते हुए भी और बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, यूक्रेन को तो सारी दुनिया सपोर्ट कर रही थी लेकिन इसको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, फिर भी उन्होंने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। उनके थर्ड रडार साइट को डिस्ट्रॉय करना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो जहाँ तक ये ड्रोन्स का सवाल है, उसमें ईरान बाय फार बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन भी करता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंडरहैंड सपोर्ट उसको शायद मिलना शुरू हो जाएगा रशिया और चाइना से। अभी नहीं मिल रहा है, अभी उतना डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से लड़ाई को रोक दिया जाए। वो चाइना ने भी आज स्टेटमेंट दी है और रशिया भी चाहता है कि ये युद्ध जो है इसी स्टेज पे रुक जाए, ताकि जो रिजीम है वहाँ पे वो अभी भी प्रो चाइना और प्रो रशिया हो। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा अजीब सी बात है इस लड़ाई में कि सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना का हो रहा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा रशिया का हो रहा है। तो दोनों को इंटरेस्ट है कि इस लड़ाई को इसी ही हालत में रोका जाए। अगर कोई दूसरी रिजीम आ गई तो चाइना को बहुत नुकसान चलता रहेगा, लेकिन रशिया फिर भी निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि रशिया बहुत पैसे बना रहा है इस समय। सारी दुनिया जो है अब रशिया से तेल खरीद रही है, और जो कि पहले नहीं था। और ईरान के लिए, चाइना के लिए ईरान का तेल बहुत ज़रूरी है और अमेरिका को भी ईरान का तेल की बहुत ज़रूरत है। उसका कारण ये है कि जो वेनेजुएला वगैरह का जो तेल आता है वो बहुत हैवी स्लज होता है। उसको रिफ़ाइन करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी उसकी अलग है। लेकिन ईरान का जो तेल है दुनिया का सबसे नंबर 1 तेल है। अमेरिका का तेल हल्का है लेकिन वो एवापोरेट हो जाता है जल्दी। सो ईरान का जो तेल एकदम बैलेंस है, बिल्कुल राइट स्टेट है, उसकी वॉलेटिलिटी बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से आप बाई प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बना सकते हो, यानी कि क्रूड से ही सारा कुछ बनता है, रिफाइनरीज में इसीलिए जाता है। और भारत जो है इस समय रिफाइनरीज़ के मामले में बहुत ही आगे है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिफाइनरीज जो हैं दुनिया में वो भारत में है, जिसकी वजह से यूरोप भी भारत से बाई प्रोडक्ट्स खरीदता है, रिफाइंड तेल खरीदता है और प्रोसेस्ड तेल खरीदता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें अमेरिका चाहता है कि ये जो पूरा का तेल का जो एक तरह से समझ लीजिए स्पेक्ट्रम है उसको वो कंट्रोल करे। तो पहले उसने वेनेजुएला को वो किया, पहले रसिया को शॉर्ट आउट किया, फिर वेनेजुएला को शॉर्ट आउट किया और अब ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ईरान की धरती पर उसका प्रो
कोई रिजीम आ जाती है तो वो जो बढ़िया तेल था उसको अमेरिका की भी ज़रूरत है, तो वो जो तेल है वो उसके पास जाना शुरू हो जाएगा। और ये मान के चलिए कि दुनिया का 80% जो ऑयल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता था, क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ये सारे जो देश हैं, यूएई, ये सब तेल का ही निर्यात करके अपनी जो शान बखारते थे। अब वो शान में बड़ी बड़ी घाव लगने शुरू हो गए हैं। ईरान इसीलिए उनको ठोक रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। ईरान चाहता है, ईरान को बहुत दर्द हुआ है पिछले 20 साल से। वो चाहता है कि ये लोग भी उस दर्द को महसूस करें कि जब आपके ऊपर इतने सैंक्शन लगते हैं तो कैसा होता है। मैं ईरान को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप किसी को इतना मत पुश करिए कि वो जो बिल्ली होती है ना, जब कोने में आ जाती है तो वो पंजे मारती है। तो अब ईरान की हालत वही हो गई कि वो कोने में आ गया, उसके पास कोई और दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं है, तो वो अटैक कर रहा है। और ये लड़ाई का भी असूल है, अगर आप एम्बुश हो गए तो भागते नहीं हैं, दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। ये नॉर्मली जो होता है, लोगों को लगता है कि अगर हमें एम्बुश हो गया तो लोग भाग जाते हैं, जैसा कि बाहर उसमें दिखाया जाता है, कभी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें लोग भागते हैं। नहीं, जब आप कोने में फंस गए तो भागने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मौत सर्टेन सामने है। खड़ी है, राइट। और मौत को डिफीट करने का एक ही तरीका होता है, मौत के ऊपर चढ़ जाओ, या तो मरोगे या फिर बच के निकल जाओगे। तो ये है ईरान की इस समय हालत, और उसके ऊपर वो पूरा अमल कर रहा है। और ईरान एक पुरानी सभ्यता है, उसने ऐसे कई युद्ध झेले हैं बहुत पहले। मैं बात कर रहा हूँ 3000 साल, 2700 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो एक इतनी आसानी से हार मानने वाला देश नहीं है। हाँ, उसके पास क्षमता बिल्कुल कम है इस समय। अमेरिका को क्या लगा था कि लड़ाई शुरू होने के 10 दिन बाद तक ईरान टिक जाएगा, और वो भी तब जबकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि जो सबसे बड़ा उनका टारगेट था वो तो युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद उन्होंने अचीव कर लिया, खामनेई की मौत। तो क्या इजराइल ने और अमेरिका ने ये सोचा होगा लड़ाई शुरू करने के पहले कि ईरान 10 दिन तक टिक पाएगा? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती हुई है यूएस और इजराइल की। उन्होंने ईरान को काफ़ी हल्के में लिया, उनको लगा, और ये मेरे ख्याल से इस बात से उनको ऐसा लगा होगा क्योंकि जब इनकी बातचीत चल रही थी, हालांकि ये लड़ाई तुरंत नहीं शुरू हुई, लड़ाई के पहले तीनों देशों में बातचीत चल रही थी। और ईरान जो है, एज़ पर ओमानियन डेलीगेशन जो मध्यस्थता कर रहा था इस पूरी बातचीत में, वहाँ के जो एक डिप्लोमेट थे जो इस बातचीत में थे, उन्होंने बोला कि ईरान ने पूरी शर्तें मान ली थी, यहाँ तक कि इन एडिशन टू इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनके अलावा उन्होंने ये भी मान लिया था कि अमेरिका के इंस्पेक्टर्स भी आके चेक कर सकते हैं। उनके पास जितना जो यूरेनियम 400 किलो के करीब उन्होंने निकाल लिया था, जब पहली बार जून में जब ये अमेरिका ने हमला किया था, 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी, उसमें से 400 किलो के करीब 60% एनरिच्ड यूरेनियम निकाल लिया था। उसको भी उन्होंने बोला हम डी एनरिच कर देंगे, यानी कि उसको नॉर्मल यूरेनियम बना देंगे, उसके लिए भी तैयार हो गए थे। तो एम कुछ और था, एम खाली उसको डी न्यूक्लियराइज करने का नहीं था, एम था बड़ा, और वो एम था कि इस पूरे रीजन में अमेरिका का वर्चस्व बने। क्योंकि अगर ईरान अमेरिका के पास चला जाता है, चाइना बिल्कुल ही एक कोने में आ जाएगा। जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, उसको अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। अमेरिका चाहता है कि रेयर अर्थ जो हैं, चाइना ने जिसने बंद किया था, जो अपनी घुड़की दिखा रहा था, वो लाइन पे आए। रशिया और ईरान बिल्कुल ही बाउंड्री, लैंड बॉर्डर्स, उनके लैंड बॉर्डर तो नहीं है, बट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बाद रशिया ही आता है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इजीली आप आसानी से उनको अपने रुख में कर सकते थे। तो इसलिए रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इनका दृष्टि रहती ईरान में रह करके, और तेल तो था ही था। तो एक गेम था जियोपॉलिटिक्स का, गेम था रिसोर्सेज का, गेम था मिनरल्स का। एनरिचमेंट तो उन बेचारों ने पहले ही मान लिया था सब कुछ कि भाई ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं न्यूक्लियर वो बनाएंगे। हाँ। अब लड़ाई करने का बहाना कुछ था, इरादा कुछ था। आपने जो बात कही, मैं चाहती हूँ व्यूवर मुझे कमेंट करके भी बताएं कि खामनेई के बेटे मुज्तबा
संभवतः अगर जान पर बनाई तो रशिया भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं। आप भी क्या ऐसा सोचते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है सर कि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ और चल रही है जो मैं चाहती हूँ, आपके पास बड़ा अनुभव है, आप बता सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि खामनेई जिंदा हो सकते हैं। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि आखिर ईरान को चला कौन रहा है? भाई राजा के मरने के बाद तो युद्ध खत्म हो जाता है। तो पहला तर्क ये, दूसरा तर्क ये है कि 28 तारीख से लेके आज 10 दिन बीत गया, ना तो शोक सभा आयोजित की गई। बीच में एक बार बात आई भी कि शोक सभा होगी, लेकिन वो भी किन्हीं कारणों से टाल दी गई। तो ये जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं खामनेई क्या जिंदा है? आपने बहुत ही एक विचित्र बात कही है और इसके ऊपर कई लोग जो हैं कमेंट भी कर रहे हैं कि शायद खमेनी जिंदा हैं। मैं कई एक फोरम्स पे गया हूँ और वहाँ पे अच्छे लिखे बुद्धिजीवी जो हैं, स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं शायद कि खमेनी ज़िंदा है। लेकिन मेरा खुद का जो मानना है कि खमेनी की डेथ हो गई है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मोसाद जो था वो इतना डीपली घुस गया था ईरान के अंदर कि उसको हर चीज़ की खबर थी मिनट टू मिनट। और उसका एक कारण था कि उनका जो एजेंट थे वो मोसाद के अंदर ही थे। तो वो उनको एक्चुअली रियल टाइम पे बता रहे थे कि क्या हुआ। और ये भी कहा जाता है कि शायद वो एजेंट बॉम्बिंग में ही मारा गया, यानी कि वो उस मीटिंग में भी था। तो ये एक बहुत बड़ी जो जिसके ऊपर काफ़ी कुछ लोगों ने विश्वास भी किया है। मेरे हिसाब से ये एक रियलिटी है। जहाँ तक खमेनी के ज़िंदा होने का सवाल है, मैं इसलिए इस बात को नहीं मानता हूँ, और उसका कारण है कि खमेनी ने जब ये डिसीजन लिया था कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे, पहले 90 मिलियन ईरानियंस को बाहर निकालिए, पहले 90 मिलियन ईरानियन को बंकर दीजिए, तब मैं बंकर में जाऊंगा, इस तरह की कहानियाँ बाहर निकल के आई हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन क्यों उनकी डेथ हुई और क्या सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं उसके ऊपर, उन्होंने पहले से ही सक्सेशन हायरार्की बना के रखी हुई थी। पूरे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, IRGC हो गई, बसीज हो गया, कुड्स हो गया, ऐसे कई सारे उनके जो खास रॉयल सुप्रीम काउंसिल हो गई उनकी, जो इलेक्ट करती है अगले आयतुल्ला को, उन्होंने पहले से लिख के रखा था कि भाई ये होगा तो ये मरेंगे तो ये बनेंगे, ये मरेंगे तो ये बनेंगे। ये तो कोई इतने एडवांस में इस तरह की चीज़ें लिख के नहीं जाता है। वो तभी जाता है जब उसको यकीन है कि शायद वो ना रहे दुनिया में। अगर उसके हिसाब से ये काम चल रहा है, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल ऑर्डरली तरीके से चल रहा है। फिजिक्सियाँ जानते हैं कि वो आयतुल्ला खुमानी की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि वो वो नहीं है, आयतुल्ला नहीं है, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर नहीं है। हाँ। लेकिन उनको पता था कि नाम कौन से हैं 6, तो वो 6 नाम पब्लिक में आए, उनका पूरा डिटेल में लोगों ने एनालिसिस भी किया। हालांकि लोग ये भी बोल रहे हैं कि आयतुल्ला खुमानी नहीं चाहते थे कि उनका लड़का बेटा बने, उनका बेटा हाँ। इस पद को संभाले। मुझे ये लगता है कि इनका बेटा भी काफ़ी उन्हीं की तरह है, काफ़ी जिद्दी और काफ़ी एंटी वेस्ट उसका एटीट्यूड है। तो इसीलिए ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये तो मेरे बरखिलाफ़ बात हो रही है। तो ये जो मुश्तबा जो हैं, ये इसलिए शायद बने हैं कि अल्टीमेटली जितने भी लोग थे उस काउंसिल, 5-6 लोग जिनका नाम चल रहा था मीडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में तो उनका हर एक का एक डिटेल्स भी आया हुआ है। हो सकता है कि कोई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शायद लेना नहीं चाहता था खतरे की वजह से। उस समय एक स्पिरिचुअल लीडर, एक अपने फादर को जिंदा रखने के लिए, उनकी जो क्या बोलते हैं लिनियज को आगे बढ़ाने के लिए शायद उन्होंने ये किया। इसका काउंटर ये किया जा रहा है कि भाई डायनेस्टिक पॉलिसी शुरू हो गई है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है ईरान में। तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, बट ओवरऑल मैं मानता हूं कि ईरान में पहले से तैयारी कर रखी थी और ये नया कुछ नहीं था। आप देखिए, सुलेमानी की डेथ हुई, अगला बन गया। कुड्स के जो लीडर जो सीरिया में मारे गए थे, नेक्स्ट बन गया। तो इनका एक हायरार्किकल वो चल रहा है, एक स्ट्रक्चर है। इस समय फिजिक्सियाँ जो हैं वो एक तरह से उन्होंने बांध के रखा हुआ है अपने जो कमांड को। जिस दिन IRGC कमज़ोर पड़ेगी उस दिन ईरान का अंत
यानी ईरान का तो अंत नहीं होगा, ईरान की इस रिजीम का अंत होना शुरू हो जाएगा। वो होना चाहिए। देखिए अब होना चाहिए। आईआरजीसी, आपका क्या मत है? देखिए आईआरजीसी एक बहुत ही कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कई लोगों को बहुत बुरी तरह से, अपने ईरान के जो पब्लिक है उनको, जो प्रोटेस्ट करते थे, अभी हाल ही में हुआ था एक प्रोटेस्ट जिसमें कि उनके जो ओरिजिनल सपोर्टर थे, बिज़नेस कम्युनिटी पूरी ईरान अयतुल्ला को सपोर्ट करती, वो लोग भी बाहर आ गए थे, क्योंकि यही बिज़नेस कम्युनिटी 1979 में अयतुल्ला के साथ थी। उन्होंने रजीम चेंज कराया था शाह के खिलाफ, पहलवी के खिलाफ, रजा शाह जो उस समय किंग थे, किंग ऑफ ईरान थे, उनके खिलाफ। बट इस बार वो अगेंस्ट थे, सो उनका एक तरह से नरसंहार हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किसी देश में आए जो कि अपने ही देश के वासियों का ठीक से ख्याल न रख सके। जस्ट बिकॉज कि आप किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो आपके देश में रह रहे हैं उनको आप उनको दूसरे तरीके से अपने साथ मिलाइए, आप अवेयरनेस फैलाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है तो उनको उनके जो स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, उसमें बताइए, ताकि वो लोग आपके विचारधारा के साथ आएँ। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उनको मार दें। अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो ठीक है, आप उनको एडजस्ट करिए, दुनिया बदल रही है, उनको भी बदलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आईआरजीसी को तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अगर कोई नई रिजिम आती है, उसमें वहाँ की जो आर्मी है वो काफ़ी बैलेंस्ड आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है। और देखिए आप आर्मी का नाम, आर्मी निकल के बाहर आ गई है, अभी इस समय आर्मी डिप्लॉय हो गई है, लेकिन आर्मी कहीं भी फ्रंट में नहीं आ रही है, इट्स ओनली आईआरजीसी। सो अगर कोई नया रूल आता है, आर्मी के साथ नया रूल आता है, तो ही अच्छा होगा देश और दुनिया सबके लिए। आपने कहा आईआरजीसी के खिलाफ जो वहाँ के अपने नागरिक थे, जो बिजनेसमैन थे, वो सड़कों पर आए। अब एक तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि पहले वो लोग जो खामनेई के अगेंस्ट थे, जो सड़कों पर निकल रहे थे, और जो ये चाहते थे, जो ईरानी ये चाहते थे कि खामनेई मरे, अब वही ईरानी चाहते हैं अमेरिका का नाश हो। मैं समझना ये चाहती हूँ कि जिस तरह से खामनेई को मारा गया, या ईरान का जो हश्र अभी है, क्या वही ईरान के लोगों को नज़दीक ला रहा है आईआरजीसी के? क्या ये उल्टा तीर पड़ गया अमेरिका के लिए? देखिए, मैं आईआरजीसी के नज़दीक आ रहा है इस पे तो मेरा राय कुछ अलग है। लेकिन जो पहली बात आपने बोली कि एक नेशनलिस्टिक फर्वर आ गया है जिसमें कि जो अगेंस्ट थे वो भी अब अमेरिका का नाश चाहते हैं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, किसी भी देश में जब बाहर से हमला होता है, और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का कुछ भी हमला होता है वहाँ के किसी भी देश पे, तो एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट उभरता ही उभरता है। आप देखेंगे इवन इन द वेस्ट एशियन रीजन में जहाँ जो कंट्रीज़ अफेक्ट हुई हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई जल्दी बंद हो, क्योंकि वहाँ के जो किंग तो भले ही सपोर्ट कर रहे हों अमेरिका का, वहाँ की जो पब्लिक है वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं करती है। देखिए इसके लिए आपको वहाँ की एक साइकी को समझना पड़ेगा, उनका जो अंदरूनी मोटिवेशन लेवल उसको समझना पड़ेगा। वो लोग हमेशा बोलते हैं कि दो दुश्मन हैं उनके, एक बाहर का दुश्मन और एक अंदर का दुश्मन। वो कोशिश करते हैं कि अगर बाहर का दुश्मन पहले ख़त्म हो जाए तो अंदर का दुश्मन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो यही वहाँ की पब्लिक चाहती है कि अमेरिका अगर बाहर जाता है तो जो अंदर जो लोग थे, आईआरजीसी जैसे लोग हैं, अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अपने आप आर्मी और बाकी जो पब्लिक है वहाँ पे एक साथ बाहर आ करके इस रिजीम को चेंज कर सकती है। लेकिन अगर उनके देश पर, क्योंकि देखिए वो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। देखिए जब भी बाहर से आक्रमण होता है हमारे इस पूरे रीजन में, और इसमें मैं वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट जो उस तरफ का इलाका है, हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ पर एक नेशनलिस्टिक फर्वर जागता है, क्योंकि तब सारा देश एक साथ हो जाता है, चाहे वो अपोजिशन में हो और चाहे वो फेवर में हो। और सबसे ज़्यादा ये फीलिंग तो भारत में होती है, क्योंकि भारत सबसे पुरानी सभ्यता है। आपको याद ही होगा, एक पुरानी कहावत है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और ये जो फीलिंग है वो मुझे लगता है कि ईरान में इस समय हलचल मचा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को उसका टास्क और उतना डिफ़िकल्ट हो गया है। और इसके ऊपर मैं आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं कुछ थिंक टैंक्स के साथ जो ईरान में हैं उनके साथ हमारा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है, वो अभी भी इंटैक्ट हैं, यानी कि उनको कुछ हुआ नहीं है।
एक GPTT करके एक थिंक टैंक है वहाँ पर, गवर्नमेंट पॉलिसी थिंक टैंक करके। सो उसके जो एक प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे ये एक आर्टिकल भी लिखा है, WION TV पे भी आए हैं, और उन्होंने मुझे एक मैसेज भी दी है, और उन्होंने बोला है कि सर इस समय जो है ईरान में जो लोग इस रिजिम के ख़िलाफ़ थे वो भी सपोर्ट में आ गए हैं। तो ये डायरेक्ट ईरान से मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि वहाँ के लोग अब इस समय किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक अमेरिका से प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर गलती से भी अमेरिका या इजराइल बूट्स ऑन ग्राउंड डालते हैं तो आप समझ लीजिए अमेरिका और इजराइल अगले 4-5 साल के लिए युद्ध ही करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ के रीजन में, यहाँ के मिट्टी में जब हाथ की लड़ाई होती है ना, तो एक जज्बा ही अलग होता है। अफ़गानिस्तान में आपने देख लिया है, लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली, रशिया ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, उसके पहले इंग्लैंड ने यूनाइटेड किंगडम ने कोशिश करी, सब फेल हुए हैं। मुगल्स क्यों सक्सीड हुए थे पता है आपको? मुगल्स अफ़गानिस्तान में इसलिए सक्सीड हुए थे क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी सारी बात मानते हैं, सिर्फ हमें आने जाने के लिए रास्ता दे देना। तो वो जो लाहौर और जो काबुल से जो रास्ता जाता था, उस रास्ते का वो लगान देते थे वहाँ के ट्राइबल्स को, अफ़गानिस्तान के ट्राइबल्स को। तो इसलिए वो एक तरह से आसानी से दिल्ली पर राज कर सके। बाकी किसी ने ये बात नहीं मानी, और आपने देखा सभी लोग अपने वो घाव को चाटते हुए निकले हैं वहाँ अफ़गानिस्तान से। ईरान कोई अलग देश नहीं है, ईरान भी उसी तरह का है। हालांकि उनके पास नेशनैलिटीज़ बहुत सारी हैं। अगर आप बात कर रहे हैं ना डिफरेंसेस की, डाइवर्सिटी की, हाँ। फॉल्ट लाइंस की, तो ईरान में हमारे बराबर फॉल्ट लाइंस हैं। आपको बताऊं मैं, ईरान में जो पर्शियंस हैं, जो कि वहाँ के कोर है, जैसे पाकिस्तान में पंजाबियों को ले लिए, तो यहाँ पे जो कोर है वो पर्शियंस है। पर्शियंस खाली 60% है, बाकी 40% में 17% जो है अज़ेरीज़ हैं, अज़रबैजानीज़, 15% कुर्ड्स हैं, 10% बलूची हैं, 5-6% हज़ाराज हैं। ये सारे जो आसपास के जो देश हैं उनके लोग भी यहाँ पर ईरान में रह रहे थे। ये लोग भी अब मोटिवेट हो रहे हैं ईरान को मतलब बचाने के लिए इस बाहर की लड़ाई से। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एक इसमें एक गड़बड़ हो सकती है इस पूरे ईरान के इंटरनल उसमें, और वो है कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान इजराइल की तरह, ज्यूस की तरह अपने देश की ज़मीन के लिए लड़ रहा है। बाकी सबके पास ज़मीन है, अज़रीज़ हैं तो अज़रबैजान है, बलूचीज़ हैं तो, और दूसरा बलूचिस्तान है। वो भी हो सकता है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और सिस्तान बलूचिस्तान और दूसरी तरफ का बलूचिस्तान एक साथ हो जाएं और वो एक अलग देश हो जाएं और ईरान का जो नक्शा है वो बदल जाए। कुर्दिस्तान, ये अभी हो सकता है, चांसेस अभी कम हैं, लेकिन अगर IRGC और कमज़ोर हुआ तो कुर्दिस्तान डेफिनेटली निकलेगा। उसका कारण क्या है? इराक में जो इनका पहले, इराक से ही इनका वो शुरू हुआ था रेजिस्टेंस, वहाँ पर इन्होंने ऑटोनोमस स्टेट का एक दर्जा हासिल कर लिया है, जो कि अमेरिका की मदद से मिला था। जब अमेरिका इराक में पहली बार जब लड़ाई लड़ी थी तब कर्ड्स ने उनको सपोर्ट किया था, तो उस सपोर्ट के तहत, और फिर बाद में सीरिया में जब लड़ाई हुई उसमें भी US को सपोर्ट किया था कर्ड्स ने सीरिया के रिजिम को निकालने के लिए। तो गिव एंड टेक होगा, और उस गिव एंड टेक में मुझे जहाँ तक, हालांकि जब सीरिया से गए तो उनको लगा कि हम कुर्दिस्तान अब हमको मिल गया, लेकिन अमेरिका चुपचाप कट लिया। अब जो है अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इस बार वो डिमांड करेगा, तो मुझे लगता है कि वो शायद कर भी दें, क्योंकि तो वो जो कुर्दिस्तान वाली ज़मीन है फिर तो उसका इस्तेमाल अमेरिका कर सकता बिल्कुल है, और वहाँ पर क्या वो अपने सैनिक उतार सकता है अमेरिका? अगर सपोर्ट है वहाँ के लोगों का हाँ। तो सैनिक उतारेगा। इस लाइक जैसे कि हम बांग्लादेश में जब हम लोग गए थे, मुक्ति बाहिनी हमारे सपोर्ट में थी। तो जब लोकल आपके सपोर्ट में होंगे, तभी मैंने कहा कि हालांकि एक नेशनलिस्टिक फर्वर आया हुआ है, एक राष्ट्रीयता जागी है ईरान में, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जैसे कि कुर्दिस्तान और बलूचिस्तान, ये दोनों अगर कटेंगे तो सबसे पहले ये दोनों कटेंगे, और इसका इनके पास बहुत ठोस रीजन है। बलूचिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि वो अमेरिका में रहे, पाकिस्तान में रहे, और इसलिए मुझे लगता है, और पाकिस्तान में इसमें बलूचिस्तान में इसमें कौन है? अमेरिका है।
उसने डील करी है पाकिस्तान से। तो अमेरिका किसी का साथी नहीं है, अमेरिका सिर्फ अपना साथी है। तो अगर उसको बलूचिस्तान में फुट होल्ड मिल गया, मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है बलूचिस्तान, अमेरिका उसको बैक कर देता है, इधर कुर्दिस्तान जो है वेस्ट में है, इस तरफ पाकिस्तान, सो उसका जो फुट होल्ड है वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान को चारों तरफ से घेर सकता है, रशिया के ऊपर वॉच हो सकती है और चाइना की ज़मीन खिसक जाएगी। तो अब इस तरह का जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, हाँ। इसके चांसेस भी बहुत ब्राइट हैं। बस दो चीज़ें इनके रास्ते में आ रही हैं। पहली है IRGC का खात्मा, और दूसरी जो है रशिया और चाइना अगर इनको सपोर्ट करते रहे तब वो जो 60% पर्शियन है ना, वो नहीं छोड़ेंगे फिर। बट ये वाला सिनेरियो तो बहुत, मुझे लग रहा है डरावना, मुझे ज़्यादा लग रहा है बजाय जो अभी चल रहा है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि उसमें चाइना की भी ज़मीन फिर जाने की बात है, तो फिर चाइना तो फिर चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, चाइना तो मुझे लगता है तहस नहस कर देगा। नहीं, देखिए एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ चाइना में और बाकी जो अमेरिका में। अमेरिका में वो इच्छा शक्ति है अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की। चाइना ने 1979 के बाद कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, खाली डिस्प्ले करता है, खाली शो बनाता है। और शो बनाने के बाद तो वही होता है जो PL-15 का हुआ, जो भारत में गिरा। टेस्टिंग नहीं कर पाता अपने हथियारों की। अगर टेस्टिंग करनी है तो आपको लड़ाई के मैदान में जाना पड़ेगा। अमेरिका क्या करता है कि हर लड़ाई का इस्तेमाल करता है अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए, और अपनी इंडस्ट्री को हुक्म देता है। आपको पता होना चाहिए 3 जो सबसे बड़े डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के जो लीडर्स हैं अमेरिका में, उन तीनों को उसने, जिसमें पेंसिल भी शामिल है, उनको उसने लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया है उनके CEOs को, और बोला है कि आप लोग अमेरिकन डिफेंस के लिए काम करेंगे और जितना पावरफुल बना सकते हैं अमेरिका को बनाएंगे। आपकी जो कंपनियां हैं तीनों की तीनों जो हैं वो इस काम को करेंगे। इस तरह का वो एक्शन करते हैं। बाकी देश में इस तरह का एक्शन नहीं होता। हालांकि वो डेमोक्रेटिक हैं, चाइना अथॉरिटेरियन है, चाइना कर रहा है, बट चाइना कॉपी कैट रूट से जा रहा है। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चाइना ने ड्रोन्स बनाए, सस्ते ड्रोन्स हैं, अच्छे ड्रोन्स हैं। किसकी कॉपी करी? अमेरिकन्स की कॉपी करके चिप्स वगैरह, और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने ड्रोन बनाया। आजकल वो दुनिया के नंबर 1 ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइना ने वही ड्रोन्स ईरान को दिया, और ईरान एक पुरानी सभ्यता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ईरान सबसे आगे था। या पर्शियन जो लिटरेचर है, पर्शियन जो मैथमेटिक्स और साइंस की जो नॉलेज है वो काफ़ी पुरानी है। उन्होंने इस ड्रोन को इम्प्रूव किया और शाहेद बनाया। अब शाहेद ड्रोन जो थी उस समय रशिया को ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने शाहेद ड्रोन रशिया को दिए। अब रशिया ने क्या किया, उनको लगा कि यार इनके ड्रोन थोड़ा जल्दी गिर जा रहे हैं, यूक्रेनियंस मार रहे हैं, तो रशिया ने उन ड्रोन्स को और इम्प्रूव किया। जिरल नाम है उन्होंने जो खुद का बनाया, और डबल कैपेसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे। मेरा ईरान से ज़्यादा तेज़ स्पीड में वो लोग अभी इस पर्टिकुलर ड्रोन को बना रहे हैं। वो ड्रोन मुझे पता चला है कि ईरान में आया किसी तरह से, और उसको एक अमेरिकन फोर्सेस ने एक दो ड्रोन इंटैक्ट पकड़े हैं, जिसको अब वो इम्प्रूव करके रशियन ड्रोन से भी बेटर बना रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये एक विशियस सर्कल चल रहा है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ घूम रही है। तो इस समय जो स्थिति मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपनी इच्छा शक्ति दिखा सकता है पावर का इस्तेमाल करने के लिए, वो ही कुछ कर सकता है अमेरिका के खिलाफ। ईरान में वो इच्छा शक्ति थी, उसने किया। रशिया में वो इच्छा शक्ति उसने किया। चाइना में सब कुछ है, लेकिन उसको इच्छा शक्ति नहीं है। उनको यूज विल पावर टू यूज देयर पावर इज नॉट देयर। वो छोटी छोटे हरकतें करते हैं और हर जगह हार जाते हैं। अगर आप 62 को एक एब्रेशन समझें कि 62 में हमारे पास ट्रूप्स ही नहीं थे, और जहाँ जहाँ हमारे ट्रूप्स थे आपको बताऊँ वहाँ वहाँ हमने उनके नाक में दम किया। चाहे वो शैतान सिंह हो, चाहे बैटल ऑफ वोलोंग हो, हर जगह जहाँ हम लड़े हैं, जहाँ हमारे पास कुछ ट्रूप्स थे, वहाँ पे चाइना को इतनी आसानी, शेयर नंबर्स में वो लोग हमको, जब तक आखिरी आदमी रहा मरा नहीं तब तक हम लोग वहाँ रहे। ये विड्रॉल का ऑर्डर देने के बाद भी कई जगहों पे हमने पिस्ट बैटल लड़ा है, क्योंकि वहाँ के लोकल कमांडर्स ने बोला नहीं हम तो लड़ेंगे, और उन्होंने एक ने करीबन आप समझ लीजिए 10 से 15 लोगों को मारा है। तो चाइना अभी भी डरता है
लड़ाई से, ये मेरा मानना है। और इस समय चाइना की जो हालत है, आर्थिक दशा उसकी ख़राब है, टेक्नोलॉजी में अच्छा है मानता हूँ मैं, हमारे से भारत से बहुत आगे है वो, लेकिन जो इच्छा शक्ति चाहिए, जो विल पावर चाहिए, जो उनके जो सोल्जर्स हैं वो अब सिंगल चाइल्ड की वजह से चॉकलेट सोल्जर्स बन गए हुए हैं। उनको धीरे धीरे ट्रेन किया जा रहा है, धीरे धीरे उनको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, और ये शुरू हुआ है गलवान के बाद। तो अभी उनमें वो इतनी और ऊपर से देखिए, उन्होंने तो अपने इनके लीडरशिप को तो अमेरिकन ने मारा है, उन्होंने तो अपनी लीडरशिप को खुद ही मार दिया। 4000 तकरीबन पर्जेस हुए हैं, और जिसमें से 90 के करीब जो है सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने या तो मार दिया है या कैद कर दिया है। कुछ पता भी नहीं है कि आप उनके साथ किया क्या है। इनफैक्ट जो उनके सबसे लॉयल थे जुंगसिया, उनको जेन सुंगसिया, उनको भी उन्होंने गायब कर दिया, कुछ पता नहीं कि कहाँ है, कैसे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कुछ ज़्यादा कर पाएगा। और अमेरिका वो खाली ताइवान देख रहा है कि भाई ताइवान में कुछ हो या ना हो। हाँ। और भारत के साथ उसने थोड़ा सा अपना जो है रुख थोड़ा नरम कर दिया है, नरम किया है, लेकिन कब तक नरम करेगा वो भी हमको सोचना पड़ेगा।